नमस्कार स्टूडेंट्स। हम जो है एनसीईआरटी कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें अध्याय 4 जो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, उसका अब भी ये दूसरा भाग है। पिछला भाग में हम लोगों ने यहाँ तक देख चुका था। आज यहाँ से शुरू करना है विवादों का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? तो हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोधी जो है प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर समस्या पर विचार करते तो उसको रोका जा सकता था। विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। उसमें बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, बातचीत करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये एक प्रशासनिक देखिए प्रशासनिक कार्य इसी तरह से होते हैं कि हर जगह पर जाके हम बल प्रयोग नहीं कर सकते। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। तो क्यों क्यों ये विवाद होता है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ में रह नहीं पाते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। इसकी वजह से लोग भी जो है हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं जो विवाद होते हैं उसमें। और इससे जो है अन्य लोगों को भी भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है कि सरकार विवादों का समाधान करे? वो सरकार की जिम्मेदारी है। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। जैसा है कि धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो ये जो है पुलिस इस चीज़ को नियंत्रित कर पाती है। आगे जो यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। तो जो कानून हमारे संविधान में बताया गया है उसी के आधार पर जो है सभी विवादों का समाधान किया जाता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में आप और पढ़ेंगे आगे। कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु
के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से जो है राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ये जो बांध है, दो बांध है, एक है मेटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है और एक कर्नाटक में है, तो कृष्णा राजा सागर बांध। तो इसमें जो है पानी से एक कर्नाटक बेंगलुरु की ज़रूरत पूरी होती है और दूसरा जो तमिलनाडु में सिंचाई का काम पूरा होता है। इस नदी का जो है विवाद चलते रहता है पानी के बंटवारे को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कावेरी नदी। यहाँ दिया है पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। यहाँ पर ये दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध का कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो यहाँ पर और देख रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है राष्ट्रीय सरकार इन चीज़ों का निर्णय लेती है कि कौन से बांध से कितना पानी छोड़ा जाएगा और कितना पानी स्टोर किया जाएगा। अगला जो है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो माया की कहानी से जो है सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया था और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में भी अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें जो महार जाति के थे उनको जो है नहीं लिया जा रहा था बैलगाड़ी में। तो ये दोनों चीज़ें जो है सरकार जो है समानता की चीज़ों को समर्थन नहीं करती है, तो फिर ऐसे समस्या होती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि इन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जो जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों को फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगा? तो फीस जो घटाया जाता है उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा लड़कियों को? तो देखिए, अधिकतर अभिभावक जो है लड़कियों को पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे लड़कियों को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि फीस कम कर दी जाएगी तो संभव है कि अभिभावक लड़कियों को भेजने को तैयार हो जाएंगे स्कूल भेजने के लिए। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे
समझाया। तो ऐसी घटनाएं आप लोगों के आसपास होती होगी, आप लोगों ने देखा होगा। गरीब लोगों के साथ हम लोग थोड़ा सा सब बहुत सारे लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो काम करने आते हैं मजदूर लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो उसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हीं के काम की वजह से जो है सारा परिणाम, सारा सिस्टम चल रहा है। तो हमें उनको उस चीज़ों को समझाना चाहिए और उनसे भेदभाव नहीं करवाना चाहिए। और अगर किए हैं किसी के भेदभाव करने से उनके विरोध किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इसको छात्र को स्वयं करना होगा, अपने अनुभव को यहाँ पर लिखना होगा। अभी जो है अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्या है कि आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। तो अभी दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र आ गया है, तो सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा तथा उसे वे सभी अधिकार मिलेंगे जो कि श्वेत लोगों को प्राप्त हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो लोग सरकार की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तरीकों से भाग लेते हैं। पहला तो है लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरा जो है लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग सरकार के प्रति अपनी राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीके से व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जा सके। लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बना सकती है। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को भी चुनौती दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। तो विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पर, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबरी के बराबर नहीं माने जा रहे हैं, जैसे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। अच्छा जो प्रश्न है कि पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो हम जो अगर पाठ को पूरी एक बार फिर पढ़ेंगे तो हम कुछ सूची में इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार हो। तीसरा जो है, सभी लोगों को मतदान का अधिकार हो। चौथा, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा धर्म का पालन करने तथा विकास करने का अधिकार हो। और जो है पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता हो। तो ये जो चीज़ें हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व होते हैं। तो यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और पिछले अध्यायों का वीडियो भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।